नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज मिश्र और एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यूज़ के आंसर विद डिटेल्स। बीएएचयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात शैक्षणिक अभिरुचि से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं और उनसे संबंधित जो ज़रूरी सूचना होती है, ज़रूरी जो फैक्ट होता है उसे हम बताते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों यह सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसके 8 पार्ट हो चुके हैं, आज 9वां पार्ट है और इसमें हम ये सभी आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि हर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा और अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिया को पहली घंटी में नहीं होना चाहिए? विकल्प हैं ध्वजारोहण, दूसरा गृह कार्य का दिया जाना, तीसरा दिन भर की क्रियाओं को सूचना देना और चौथा कक्षा की सफाई करना। तो देखिए पहली घंटी मीन्स फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में क्या होगा? दिन भर होने वाली एक्टिविटी के बारे में सूचना दी जा सकती है या कि ये बताया जा सकता है कि आज क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या होगा, या ध्वजारोहण तो होता ही है पहली घंटी में और इसके अलावा कक्षा की साफ सफाई होती है। जरूरी नहीं कि स्टूडेंट ही करें, उसके पहले जो कर्मचारी हैं वो करेंगे। तो पहले घंटे में गृह कार्य नहीं दिया जाता, गृह कार्य जो होता है वो अंतिम घंटे में दिया जाता है, इसलिए असाइनिंग होमवर्क मीन्स गृह कार्य का दिया जाना पहली घंटे में नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक अध्यापक यह जानता है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र भिन्न है, अपनी कक्षा के छात्रों से व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं हर बच्चे में, तो उन वैयक्तिक विभिन्नताओं को, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग है, ऐसा एक टीचर को रियलाइज कराया गया, मतलब वो जानता है। अब जो है ऐसे छात्रों के लिए मतलब सभी छात्रों से अच्छा व्यवहार किया जा सके, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? विकल्प हैं, विद्यालय के उपरांत कमजोर छात्रों की कोचिंग करना, दूसरा कुशाग्र बुद्धि के छात्रों को पुस्तकालय में पढ़ने के लिए कहना, तीसरा दूसरे छात्रों को अन्य छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, अथवा विशिष्ट उद्देश्य हो तो समूहों का संगठन करना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि दूसरे छात्रों को अन्य छात्रों को लिए पढ़ाने के लिए कहना, ये भी महत्वपूर्ण है। कुशाग्र बुद्धि के छात्रों को पुस्तकालय में पढ़ने के लिए कहना, ये जिम्मेदारी भली बात नहीं होगी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी हर बच्चे को संभालने की। और कमज़ोर छात्रों को कोचिंग करना, देखिए कोचिंग करना आरटीई 2009 के तहत जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो आप इसे भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा उत्तर विशिष्ट उद्देश्यों हेतु समूहों का न संगठन करना, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य होंगे, उस उद्देश्यों के आधार पर उन समूहों को बना दिया जाएगा, जिसमें कुछ कमज़ोर तथा कुछ अच्छे बच्चे शामिल होंगे। वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, क्योंकि कोई किसी मामले में आगे होगा, कोई किसी मामले में। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के समूहों का संगठन किया जा सकता है और यही सही होगा, इसलिए चौथा विकल्प हम सही मानते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक अध्यापक के लिए कक्षा में हकलाने वाले बच्चे को अंगीकार करने का सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि वह, विकल्प हैं, छात्रों को कक्षा में प्रपठन का पर्याप्त अवसर प्रदान करे, दूसरा छात्र की उपेक्षा करे, तीसरा अभिभावक को विशेषज्ञ से सहायता लेने का सुझाव दे और चौथा विद्यालय के उपरांत छात्रों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए कहे। देखिए एक बच्चा स्टैमरिंग करता है, हकलाता है, तो उसके लिए उसको कैसे हम इंक्लूड करेंगे क्लास में, उसको कैसे अडॉप्ट करेंगे? तो देखिए टीचर को यहाँ पर अडॉप्ट करना है ना, उसको उसके अनुसार चलाना है, तो उसे टीचर को चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक्सप्रेस करने का मौका दे या कक्षा में पढ़ाने का, किताब पढ़ने का, रिसाइट करने का मौका दे, क्योंकि हकलाने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि बच्चा हिचकिचा रहा हो, संकोच में हो, और दूसरी बात ये कि बच्चे को कोई दिक्कत हो उस तरह की कि जो है उसे एक मौका ना दिया गया हो, तो वो डर रहा हो, तो इसलिए उसे पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो तीसरा विकल्प दिख रहा है कि अभिभावक को विशेषज्ञ से सहायता लेने का सुझाव दे, ये टीचर की कोई मतलब ये टीचर के लिए जिम्मेदारी वाली बात होगी कि सुझाव दे, लेकिन उसे पहले अपने तौर पर प्रयास करना चाहिए। तो सबसे उपयुक्त तरीका यही होगा कि छात्र को कक्षा में प्रपठन का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों।
एक कक्षा अध्यापक को विद्यालय की पुस्तकालय व्यवस्था का दायित्व दिया जाता है। अध्यापक की मुख्य प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि विकल्प हैं, कोई भी पुस्तक खोने या खराब न होने पाए। दूसरा, बच्चों के लिए जो पुस्तकें लोकप्रिय हों वही मंगवाई जाएं। तीसरा, पुस्तकालय का उचित रूप से अधिकाधिक छात्र उपयोग करें। और चौथा, छात्र जब पुस्तकालय में हो शांत रहें। तो जो है टीचर की टॉप प्रायोरिटी यही होगी कि पुस्तकालय का उचित रूप से अधिकाधिक छात्र उपयोग करें, शांति बनाए रखना और ये सब करना, ये प्रायोरिटी में नहीं होगा। प्रायोरिटी ये होगा कि अधिकाधिक छात्र उसका उपयोग करें, सही ढंग से उपयोग करें, उचित उपयोग करें, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। वर्ष के प्रथम अध्यापक अभिभावक सम्मेलन मीन्स पेरेंट टीचर मीटिंग में निम्न में से एक को छोड़कर सभी कार्य अध्यापक को करना चाहिए। पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर को क्या क्या करना चाहिए? जब उचित हो तो बच्चे को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए, बिल्कुल। अभिभावक को अपने बच्चे के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल प्रेरित करना चाहिए। बच्चे के पठन पाठन की अभिभावक के दर्शन से असहमत होना चाहिए, मतलब जो अभिभावक बताना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ऐसे पढ़ाइए अथवा इसमें ये कमी है, ये मजबूती है, तो उससे आप असहमत हो जाएं उससे कि एक प्याला चाय या कॉफ़ी लेने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा कि सभी कार्य अध्यापक को करना चाहिए, असहमत नहीं होना चाहिए। काफ़ी प्रस्ताव जो है ये एक अच्छी बात करने के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये गैर ज़रूरी है कि बच्चे के पठन पाठन के अभिभावक के दर्शन से असहमत नहीं होना चाहिए, उनसे सहमति लेना चाहिए। उसमें जो कमियां हों उन्हें सुधार करके टीचर को आगे बढ़ना चाहिए। और पेरेंट टीचर मीटिंग तो आप जानते हैं दोस्तों, ये समय समय पर होता है, ये पीरियडिक टेस्ट के बाद हुआ करता है, और इसके अलावा कभी कभार जो है इसको महीने के प्रथम दिवस पर या अंतिम दिन पर जो है इसका आयोजन किया जा सकता है, मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाई जा सकती है। इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे के लिए निम्न कथनों में एक को छोड़कर सभी सही हैं। विकल्प हैं, माध्यमिक विद्यालयों में बड़े बच्चे छोटे बच्चे की तुलना में बीमारी के प्रति अधोमुखी कम होते हैं। मतलब यह है कि जो चाइल्ड हैं एलिमेंट्री स्कूल में हैं वो उनको अपने छोटे बच्चों से, मतलब यंगर चिल्ड्रन से बीमारी के लिए कम अधोमुख होते हैं, मतलब कि उनको बीमारी कम पकड़ती है, अथवा अधिकांश बच्चे उचित नाश्ता नहीं करते, अथवा बच्चे उन अध्यापकों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो दृढ़ एवं सुसंगत होते हैं, और छात्राएं अपने उम्र के छात्रों से गणित की योग्यता में अधिक होगी। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा, मतलब ये माना जाएगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि छात्र या छात्राओं के बीच हमें किसी प्रकार का अंतर नहीं करना चाहिए। इसे आप जेंडर बायसनेस कह सकते हैं, अर्थात लैंगिक पक्षपात। तो ये प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि हमें हर बच्चे को समान मानना पड़ेगा। तो इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर हम सही मानेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यदि अभिभावक अध्यापक से अपने बच्चे के टेलीविज़न देखने की आदत के बारे में पूछे तो सबसे अच्छा सुझाव यह होगा कि वे, दूसरा विकल्प है बच्चों का टेलीविज़न देखना रोक दें, दूसरा है बच्चों को केवल अपने द्वारा चयनित कार्यक्रम देखने की अनुमति दें, तीसरा परिवार के साथ सम्मिलित रूप से टीवी देखना व संयुक्त रूप से चयनित कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करने को प्रोत्साहित करना, और चौथा है बच्चों को जो कुछ भी देखना चाहें उसकी छूट दें। तो यहाँ पर अगर अभिभावक अध्यापक से पूछता है तो हमें क्या करना होगा, हमें वहाँ पर यह सलाह देनी चाहिए एक टीचर के रूप में कि परिवार के साथ सम्मिलित रूप से टीवी देखना व संयुक्त रूप से चयनित कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करने को प्रोत्साहित करना चाहिए एक टीचर को, क्योंकि जब जॉइंटली वो बैठेंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे। इसके अलावा जब वो चर्चा करेंगे तो वहाँ पर भी एक दूसरे से सीखेंगे, बच्चे का भी पॉइंट ऑफ व्यू सम्मिलित कर पाएंगे और बच्चे सयानों का भी प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। शोभन एवं मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष की है। इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि विकल्प हैं, उनकी विद्यालय में सफलता क्षमता एक जैसी है, दूसरा उनका IQ एक जैसा हो सकता है, तीसरा उनके सीखने की योग्यता काफ़ी भिन्न हो सकती है, और चौथा उन्होंने टेस्ट में एक दूसरे की नकल की होगी। तो देखिए हमें निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना, इसलिए चौथे विकल्प को हम डिस्कार्ड करते हैं। पहला विकल्प है कि उनकी विद्यालय में सफलता की क्षमता एक जैसी हो सकती है, और दूसरा विकल्प जो है उनका IQ एक जैसा हो सकता है। देखिए IQ जो होगा, क्योंकि IQ इज इक्वल टू होता है इंटेलिजेंट कोशेंट इज इक्वल टू MA/,
क्रोनोलॉजिकल ए इंटू 100, मतलब कि मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100 ये होता है। तो अगर यहाँ पर मानसिक आयु समान है तो क्रोनोलॉजिकल एज भी अगर समान होती तो हम ये मान सकते थे कि उनका IQ एक जैसा हो सकता है और उनकी सफलता की क्षमता एक जैसी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें शारीरिक आयु नहीं दी गई है, वास्तविक आयु नहीं दी गई है, इसलिए हम यहाँ पर तीसरा मानेंगे। हम यह मानकर चलेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस, वैयक्तिक विभिन्नताएं, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग है इसलिए उनके सीखने की योग्यता काफ़ी भिन्न हो सकती है, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। विकल्प है पढ़ने की योग्यता, दूसरा एक अच्छी किताब, तीसरा सीखने की इच्छा और चौथा एक अच्छा अध्यापक। तो इसमें से उचित विकल्प हो जाएगा सीखने की इच्छा, क्योंकि जब बच्चा इंटरेस्टेड होगा, सीखना चाहेगा, उसकी खुद की विलिंगनेस होगी, तभी बच्चा सीख सकता है। बाकी आप कितने भी अच्छे टीचर हों, कितना भी अच्छा कंटेंट पढ़ाएं, आप उसे नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगर अध्यापक को किसी चुनौती छात्र मतलब चैलेंज्ड स्टूडेंट के साथ व्यवहार करना हो तो उसे चाहिए कि विकल्प हैं उसके ऊपर दुख प्रकट करे, दूसरा उसके साथ सहानुभूति दिखाए, तीसरा उसे नज़रअंदाज कर दे और चौथा उसे स्वयं कार्य करने के तरीकों का प्रशिक्षण दे। तो देखिए दोस्तों, जो अपंग बालक होंगे हमें ज़रूरत है कि हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, उन्हें किसी के सहानुभूति का या दया का पात्र ना बनाएं। यही एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। तो उन्हें स्वयं के कार्य करने की तरीकों का प्रशिक्षण देना ही सबसे अच्छा तरीका होगा। चौथा विकल्प सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, NTSE स्टैंड फॉर। तो NTSE का मतलब होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो कि NCERT करवाता है। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, और ये जो है अच्छे बच्चों का या प्रतिभाशाली बच्चों का चयन करता है, ये इस परीक्षा के माध्यम से NCERT। अगला प्रश्न है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए क्या सत्य नहीं है। विकल्प हैं, यह पाठ्यक्रम निर्माण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है, दूसरा यह पाठ्य वस्तु के निर्माण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है, तीसरा यह शिक्षण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है और चौथा यह शिक्षण चयन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। तो इसमें चौथा विकल्प सही होगा कि ये टीचर्स के चयन में इसका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इसका नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब पाठ्यक्रम, जो हमारा करिकुलम है उसका फ्रेमवर्क है। ये करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या आदर्श होंगे, क्या क्या विधियां होंगी, उन पर विचार करता है। तो यह पाठ्यक्रम निर्माण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है, यह सही है। पाठ्यपुस्तक के बारे में बताता है कि पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए और टीचिंग कैसी होनी चाहिए। तो NCF 2005 के लिए चौथा जो विकल्प है वह सत्य नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसकी नियुक्ति CSIR के नेशनल केमिकल लैब पूना के निदेशक के पद पर हुई है। विकल्प इसमें सही होगा अश्विनी नांजिया। ये दोस्तों ये एजुकेशनल करंट अफेयर हैं, एजुकेशन या एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जितने भर करंट न्यूज़ होंगी उनके बारे में आपको अपडेट रहना होगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हम आगामी वीडियोस में आपको बताएंगे कि इन करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए आपको कौन कौन सी वेबसाइट विजिट करना चाहिए और किन किन माध्यमों से इन प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो में आपको कोई कमी लगती है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से भी हमें ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्कूलों को पर्यावरण आधारित पुरस्कार कौन देता है। तो CSE जो है वो स्कूलों को पर्यावरण आधारित पुरस्कार देता है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसकी नियुक्ति NCERT के निदेशक के पद पर की गई है, ये सब आपको अपडेट रहना है। अभी तो इस समय डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि गोरखपुर में है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जितने शैक्षणिक संस्थान हैं जो कि सरकारी हैं या NIT IIT या कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनकी जगह और उनकी स्थापना कहाँ पर है
ये आपको अपडेट रहना होगा। आगे बढ़ते हैं। समावेशित शिक्षा क्या है? विकल्प हैं स्त्री और पुरुष एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते और भाग लेते हैं। दूसरा, सामान्य ओबीसी और एससी एक ही स्कूल के साथ पढ़ते और भाग लेते हैं। तीसरा, विकलांग एवं सकलांग बच्चे एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते और बढ़ते हैं। और सभी धर्मों के बच्चे एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं और भाग लेते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होगा कि हर प्रकार का बच्चा, जो कि चाहे स्पेशल हो चाहे नॉर्मल चाइल्ड हो, उसे एक ही प्रकार के स्कूल में भेजा जाए। मतलब जो स्वस्थ बच्चा है और जो दिव्यांग है, शरीर से किसी प्रकार से जो है दिव्यांग है, तो उसे उन दोनों को एक ही स्कूल में भेजा जाए। जो स्पेशल स्कूल हैं जैसे कि वाराणसी में स्थित है हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध महाविद्यालय, तो ऐसे विद्यालय जो कि स्पेशल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, ऐसे विद्यालयों से हटा करके इंक्लूसिव एजुकेशन के, जैसे कि मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय है तो उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा चलती है, ऐसी जगह पर पढ़ाना। तो ये इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तत्कालीन तो 46 थी और इस समय 54 हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 5 है, जिनका नाम आप या कि आप पूरी लिस्ट अगर देखना चाहते हैं तो उस लिस्ट का डिस्क्रिप्शन, जो वो लिस्ट आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उससे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको नाम बता देते हैं। वो विश्वविद्यालय पहला तो है अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दूसरा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तीसरा है आपका रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी जो कि झांसी में है, और एक है आपका भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, और एक है राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी। इस प्रकार से 5 यूनिवर्सिटी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो ये राय बहादुर सुंदरलाल हैं। ये आपका जीके का सवाल है, इसे आप याद रखिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, जो कि आज के लिए अंतिम प्रश्न होगा। उन्नत भारत अभियान को कब शुरू किया गया? तो दिसंबर 2014 में। इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें 10 प्रश्न जो थे टीचिंग एप्टीट्यूड से थे, और 10 प्रश्न जो थे वो आपके एजुकेशनल जीके और एजुकेशनल करंट अफेयर्स थे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर अपडेट देते हैं, डेली बेसिस पर यहाँ वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, और हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी कम्प्लीटली कराई जाए ताकि आप बेस्ट स्कोर से कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें अपडेट नहीं मिलता है। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको PDF और कंटेंट अवेलेबल कराते हैं, तो उससे भी आप हमारे साथ जुड़ लीजिए। और आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का जो एड्रेस है वो है आपके लिए @अटलपथ ATALPATH। तो ये आप गूगल पर टाइप करिए, आपको हमारा फेसबुक पेज मिल जाएगा, वहाँ पर से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।